नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आरसीसी के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रबलित कंक्रीट में प्रबलन का किस प्रकार से हम अभिकल्पन करेंगे, यानी कि शियर एनफोर्समेंट किस प्रकार से अभिकल्पन करते हैं, इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को देखेंगे, यानी कि शियर रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो हमने बताया था आप लोगों को कि किसी भी धरन में शियर रेनफोर्समेंट कितने टाइप्स के लगाए जा सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि एक उदग्र छल्लों के रूप में, एक नत बार के रूप में यानी स्टीरप्स के रूप में, और बिंटअप बार के रूप में। तो इसी पर आधारित हम एक प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न किसी ने हमें भेजा है। अगर आपको भी कोई प्रश्न नहीं आता है आरसीसी में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, चैनल का सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें और कमेंट भी लिखें। तो आइए प्रश्न देखते हैं। मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है ताकि आपका समय बचे। तो प्रश्न है 250 × 500 mm प्रभावी माप का धरन में, इसमें तनन क्षेत्र में 22 mm व्यास की 4 छड़ें प्रबलन के रूप में डाली गई हैं। धरन का पाट 5 मीटर है और इस पर स्वयं के भार सहित 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का भार आ रहा है। M20 ग्रेड की कंक्रीट और FE 415 श्रेणी का इस्पात मानते हुए धरन का अपरूपण के लिए अभिकल्पन कीजिए। तो ये क्या क्या दिया है, पहले हम क्या कर लेते हैं, उसका नोट कर लेते हैं जो जो चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है खंड का माप। खंड की माप में क्या क्या दिया हुआ है, प्रभावी गहराई और चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चौड़ाई। ठीक है, बी से प्रदर्शित करते हैं। ये 250 mm दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, प्रभावी गहराई इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, प्रभावी गहराई इफेक्टिव डेप्थ क्या दिया हुआ है, 500 mm यह दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि इसके तनन क्षेत्र में 22 mm व्यास की 4 छड़ें लगाई गई हैं। ठीक है, तो छड़ का व्यास, छड़ का व्यास कितना है, 22 mm है। और नंबर ऑफ बार कितने हैं, छड़ों की संख्या कितनी है, छड़ की संख्या 4 है। ठीक है, 4 हैं। फिर लिखा हुआ है धरन का पाट 5 मीटर है। ठीक है, और धरन का पाट स्पैन कितना है, 5 मीटर है। फिर इसके बाद कह रहा है इस पर स्वयं के भार सहित, यानी कि इस पर स्वयं का भार है और इस पर अध्यारोपित भी भार है। तो इस पर कितना आ रहा है, 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का भार आ रहा है। यानी यूडीएल जो लोड है, यानी कि स्वयं का भार सहित कितना है, इस पर भार जो है 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर है, यह भार आ रहा है। फिर इसमें क्या कर रहा है, जो ग्रेड है कंक्रीट का ग्रेड, ठीक है, वह क्या है, M20 का यूज किया गया है। और जो इसमें इस्पात प्रयोग किया गया है FE 415। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना हमें दिया हुआ है। अब हम इसमें कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर M20 है तो इसका जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है, यानी अनुज्ञेय प्रतिबल होता है, सिग्मा CB कितना होता है, 7 न्यूटन प्रति mm²। और सिग्मा ST अगर FE 415 है, इसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वह कितना होता है, 230 न्यूटन प्रति mm²। इसको आप याद कर लीजिएगा।
अब हम क्या करेंगे, इतना चीज़ें दिया हुआ है, एक एक स्टेप वाइज समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, मैं आपको ये ज़रूर दावा करता हूँ कि आपको इस प्रकार के प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। अब स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हमें भार दिया है, ठीक है। भार के कारण उसमें क्या होते हैं, कर्तन बल उत्पन्न होते। जैसे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर इस प्रकार से लोड आ रहा है, W किलो या W न्यूटन प्रति मीटर का, तो इसके लिए सिरों पर जो शियर फोर्स का मान होता है मैक्सिमम होता है, तो कितना होगा, WL/2 होता है। तो इसी फार्मूले से हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहला स्टेप में हम निकालेंगे अधिकतम कर्तन बल निकालेंगे, अधिकतम कर्तन बल यानी मैक्सिमम शियर फोर्स निकालेंगे, V बराबर WL/2 से, WL/2, ठीक। और यहाँ पर W का मान कितना है, 30 है, गुणे, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है, इसको हम न्यूटन में चेंज कर देंगे, तो 1000 का गुणा कर देंगे। L कितना है, 5 मीटर है, तो 5 कर देंगे, अपान 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 75,000 न्यूटन। मैंने इसको इसलिए सॉल्व कर दिया है ताकि आपका समय बचे, ठीक है। आप लोग भी क्या करिए, कैलकुलेटर से सॉल्व करते रहिएगा। तो ये आएगा 75,000 न्यूटन आएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 2, यानी स्टेप फर्स्ट में अधिकतम मैक्सिमम शियर फोर्स हमने निकाल लिया। अब हम अधिकतम कर्तन प्रतिबल निकालेंगे। अब बल है, बल के कारण क्या होगा, धरण में कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो अधिकतम कर्तन प्रतिबल, ठीक। इसको हम प्रदर्शित करते हैं टाउ V से, और इसके लिए फार्मूला होता है V/BD, ठीक है। तो यहाँ पर V का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया हुआ है, कर्तन बल का मान 75,000 बटे B का मान कितना दिया हुआ है, 250, और D का मान कितना है, 500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा टाउ V बराबर 0.60 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। ये आ गया, ये भी हो गया, ठीक। तो अधिकतम कर्तन बल हमने निकाला, अधिकतम कर्तन बल के कारण अधिकतम कर्तन प्रतिबल हमने फाइंड कर लिया। अब इस प्रतिबल को वहन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इस्पात लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इस्पात दिया हुआ है 22 mm की 4 छड़ें, तो इस्पात का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप थर्ड क्या निकालेंगे, इस्पात का क्षेत्रफल, इस्पात का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होगा, AST बराबर π/4 इंटू D²। यह एक प्रबलन का एरिया हो गया। नंबर ऑफ कितने हैं, 4, तो 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और पाई गुणे D का मान कितना है, 22 का स्क्वायर। तो यह सॉल्व जब करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 1520.5 mm²। यह क्या आ गया, इस्पात का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस्पात का क्षेत्रफल आ गया, अगला स्टेप होगा इस्पात का प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब इस्पात का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो अब हम देखेंगे कि इस
पूरे खंड में कितना प्रतिशत इस्पात प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस्पात का प्रतिशत, इस्पात का प्रतिशत, तो इस्पात का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, P बराबर AST B इंटू D गुणे 100। ठीक है, जैसे अगर यह पूरा क्या है, इसका खंड है, प्रभावी हम लेते हैं, तो इस प्रभावी क्षेत्रफल में यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल में कितना इस्पात प्रयोग किया गया है, यही भी इस्पात प्रयोग किया गया है। जैसे मान लेते हैं अगर 500 नंबर पूर्णांक है, ठीक है, और आपने कितना अंक प्राप्त किया, मान लेते हैं 250, तो हम क्या करते हैं कि जो प्राप्तांक होता है बटे पूर्णांक गुणे 100 कर देते हैं, तो प्रतिशत निकल जाता है। तो इसी प्रकार से यह टोटल है, टोटल में से कितना इस्पात का क्षेत्रफल है, इतना है, तो हम प्रतिशत क्या करते हैं, संपूर्ण में क्या करते हैं, उसका डिवाइड कर देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, तो प्रतिशत निकल जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो AST कितना हमने निकाल लिया है, 1520.5 अपान B का मान कितना है 250 गुणे D का मान 500 गुणे 100। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1.2%। ठीक है, 1.2% आ गया इस्पात का प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे, हमें कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, अब हम स्टेप 5, ठीक है, स्टेप 5 में क्या करेंगे, हम जो अनुगेय कर्तन प्रतिबल है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, प्रबलित कंक्रीट यानी कि अनुगेय या कंक्रीट का अनुगेय प्रतिबल, यानी कंक्रीट कितना प्रतिबल वहन करता है, हम उसको फाइंड करेंगे। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, सारणी से फाइंड करते हैं। कैसे, सारणी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सारणी से। अब सारणी से कैसे ज्ञात करते हैं इसको मैं अभी बताता हूँ। तो इस्पात का प्रतिशत कितना आ गया है, 1.2% यह आ गया है, और कंक्रीट का ग्रेड कितना है, M20। ठीक है, यह कंक्रीट का ग्रेड है। तो हम अनुगेय कर्तन प्रतिबल यानी कि कंक्रीट का कैसे निकालते हैं, हम सारणी के द्वारा निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, आइए मैं इसको आपको बताता हूँ। अब हम लोग कंक्रीट का अनुगेय प्रतिबल निकालने के लिए यह सारणी आपके पुस्तक में दी होगी, तो ऊपर लिखा होगा प्रबलित कंक्रीट में अनुगेय कर्तन प्रतिबल, यह देख लेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें इस्पात का प्रतिशत दिया हुआ है और कंक्रीट की श्रेणियाँ दिया हुआ है, कंक्रीट की ग्रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, हमें इस्पात का प्रतिशत भी मालूम है और कंक्रीट का ग्रेड भी फाइंड हो गया है। तो अब जैसे दिया हुआ है P का मान 1.2%, तो हम आएंगे यहाँ पर तनन इस्पात का प्रतिशत में, फिर यहाँ पर देखेंगे कि 1.2% कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1.2% लिखा हुआ है। अब हम M20 ग्रेड की कंक्रीट है, तो देखिए M15, M20, M25 इस प्रकार से है यहाँ पर। तो M20 वाले सारणी में हम जाएंगे और इस पंक्ति में देखेंगे 1.2 वाले में, तो 1.2 वाले में देखेंगे तो इसका मान आएगा 0.42। ठीक है, 1.2 का 0.41 है। ठीक है, तो 0.41, तो टाउ सी, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ सी से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना मान आ गया, 0.41 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, सारणी से ज्ञात करते हैं। यह क्या है, कंक्रीट का अनुगेय प्रतिबल हमने निकाल लिया प्रबलित कंक्रीट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए एक सारणी और दी हुई है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं और अनुगेय दोनों निकाल लेते हैं। तो अधिकतम अनुगेय कर्तन प्रतिबल, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धरन और स्लैब दोनों के लिए दिया हुआ है।
आपके पुस्तक में दिया होगा और एग्ज़ाम में भी आपको सारणी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अवयव लिखा हुआ है M20 ये लिखा हुआ है, कंक्रीट का ग्रेड लिखा हुआ है और धरन एवं स्लैब। तो हम यहाँ पर धरन का विकल्पन कर रहे हैं। तो M20 के लिए इसका वैल्यू कितना है 1.8 है, तो इसको टाउ सी मैक्स, ठीक है, टाउ सी मैक्स कितना है 1.8 न्यूटन प्रति mm²। दोस्तों आपको अगर यह सारणी नहीं देखने आएगा तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको अभी भी यह सारणी नहीं समझ में आ रही है कैसे देखा जाता है तो कमेंट ज़रूर करेंगे, तो मैं इस पर एक आपको स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से इस सारणी का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड कर लिया, कंक्रीट 5वें स्टेप में सारणी से हमने टाउ सी यानी कंक्रीट का अनुगेय प्रतिबल और मैक्सिमम अनुगेय प्रतिबल फाइंड कर लिया। अब इसके फाइंड होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे, किससे, अधिकतम कर्तन प्रतिबल से तुलना करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टाउ भी का मान है टाउ सी से अधिक है लेकिन टाउ सी मैक्स से कम है, तो हमें खंड में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान, चूँकि अधिकतम, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे, आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, लिखेंगे चूँकि अधिकतम, ठीक है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान, ठीक है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान या अधिकतम कर्तन प्रतिबल टाउ भी, ठीक है, टाउ भी का मान, ठीक है, प्रबलित कंक्रीट के अनुगेय प्रतिबल टाउ सी से अधिक है। टाउ सी से क्या है, अधिक है, टाउ सी से अधिक है, परंतु टाउ सी मैक्स से कम है। अतः धरन में कर्तन प्रबलन डालना आवश्यक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कर्तन प्रबलन क्या करेंगे, डालेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इतना हो गया। अब स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो पहला फिर से हम एक बार समझा देते हैं आपको। स्टेप फर्स्ट अधिकतम कर्तन बल, स्टेप सेकेंड अधिकतम कर्तन प्रतिबल निकालेंगे, फिर इस्पात का प्रतिशत, इस्पात का क्षेत्रफल, फिर इस्पात का प्रतिशत, फिर इस्पात का प्रतिशत और कंक्रीट के ग्रेड के द्वारा सारणी से हम कंक्रीट इस्पात का प्रतिशत निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, किसमें, टाउ भी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स में तुलना कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि स्टेप 6 में अब हम जान गए कि हमें कर्तन प्रबलन डालना है। तो कितने, क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे यह धरन है, ठीक है, जो लोड आता है, जो कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है, अगर हम टोटल कर्तन प्रतिबल मान लेते हैं भी है, तो इसको कौन कौन वहन करता है, कुछ न कुछ तो कंक्रीट भी वहन करता है। ठीक है, कंक्रीट वहन करता है और इस्पात, दोनों वहन करते हैं। लेकिन हमें क्या किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, प्रबलन इस्पात के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस्पात कितना,
कर्तन प्रतिबल वहन करेगा, उसी के लिए तो हमें विकल्पन करना है। तो यहाँ पर इस्पात कितना प्रतिबल वहन करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, भी में से कंक्रीट जितना वहन कर रहा है उसको निकाल देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले द्वारा हम क्या निकालेंगे, इस्पात यानी कि इस्पात द्वारा वहन किया जाने वाला अधिकतम कर्तन प्रतिबल निकालेंगे। तो स्टेप 6 में इस्पात द्वारा वहन किया गया कर्तन प्रतिबल, तो यहाँ से हम लिख देंगे VS इक्वल टू एस फॉर स्टील, V माइनस VC, C फॉर कंक्रीट। ठीक है, समझ लेंगे। तो अब V का मान हमने यहाँ पर फाइंड किया है, भी निकला 75,000। ठीक है, ये हो गया 75,000 माइनस एक कर्तन बल है, सॉरी यहाँ पर प्रतिबल नहीं है, ये बल यहाँ पर लिखेंगे हम, कर्तन बल। ठीक है, कि कितना कर्तन बल यह वहन करेगा। तो कर्तन बल निकाल लिया। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है टाउ सी बी इंटू डी, ये फार्मूला होता है कर्तन बल के लिए कंक्रीट का निकालने के लिए। ठीक है, तो अब 75,000 माइनस टाउ सी का मान हमने फाइंड कर लिया है, कितना आया हुआ है 0.41 गुणे बी का मान 250 और डी का मान 500। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस्पात द्वारा वहन किया जाने वाला कर्तन बल का जो मान आएगा, ठीक, ये आएगा आपका 23,750 न्यूटन। यानी इतना क्या करेगा, जो वहन करेगा वह इस्पात वहन करेगा कर्तन बल को। अब इसी कर्तन बल के लिए हमें क्या करना है, जो कर्तन इस प्रबलन है उसका अभिकल्पन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया इस्पात द्वारा वहन किया गया कर्तन बल। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस बल को वहन करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हम प्रबलन प्रयोग करेंगे, हम जानते हैं कि जो प्रबलन प्रयोग करते हैं, पहला स्टीरप्स के रूप में, ठीक है, और दूसरा बेंटअप बार के रूप में, या दोनों स्टीरप्स और बेंटअप बार दोनों के रूप में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 8 mm व्यास का जो है कि 2 टांग वाले छल्ले का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि 8 mm व्यास, ठीक है, 8 mm व्यास की 2 टांगों वाले, ठीक है, वाले छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल। अब 2 टांग का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा हुआ है कि इस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक इस प्रकार से रहता है और यहाँ पर इस प्रकार से इसको जाकर के इसे मोड़ देते हैं। तो इसकी कितनी टांग है, एक तो यह टांग है, एक यह टांग है, तो इसको 2 टांग वाला बोला जाता है। तो ये इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ये। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये तो एंकर बार हो गया, नीचे मेन बार हो गया, और इसको स्टीरप्स बोलते हैं। अगर इस प्रकार से 2 है तो 2 टांग वाला बोला जाएगा, अगर इस प्रकार से 1 है तो इसको 1 टांग वाला बोला जाएगा। तो ये 2 टांग है, तो इसके दोनों क्षेत्रफल निकाले जाएंगे। ठीक है, तो 8 mm का है, तो इसको हम ASB π/4 डी का मान कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर गुणे 2, यह हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह कितना आएगा, 100.5 mm स्क्वायर। यह क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब छल्ले का अंतराल, ये तो क्षेत्रफल आ गया, कितने क्षेत्रफल का यह जो इस छल्ला होगा इतना लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इन छल्लों के बीच का अंतराल कितना होगा, एक दूसरे के बीच की दूरी। तो छल्ला या छल्ले के बीच अंतराल, इसको स्टीरप्स बोलते हैं। ठीक है,
अंतराल, इसके लिए जो फार्मूला होता है अंतराल के लिए, आप लोग कुछ फार्मूले इसमें हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला है S बराबर सिग्मा एस बी ए एस भी, ठीक है, इंटू डी अपान वी एस, यह फार्मूला है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो हम छल्ला प्रयोग कर रहे हैं वह Fe 415 का है, ठीक है, Fe कितने का है, 415 का है, 415 का है। तो इसके लिए सिग्मा एस बी का मान कितना हो जाता है, 230 गुणे ए एस भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है 100.5 गुणे, अब यहाँ पर जो डी है वह कितना है, 8 है, तो 8 अपान वी एस हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर 23.750 इतना है, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो डी यहाँ पर जो गहराई है वह है तो 500 है, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो अंतराल आता है 486.8 mm, यानी एक दो छल्लों के बीच के जो अंतराल होगा वह कितना होगा, 486.8 mm होगा। लेकिन क्या है, IS कोड, ठीक है, 456 2000 के अनुसार क्या प्रस्तावित कर दिया गया है कि जो छल्लों के बीच का अंतराल होगा वह कितना होगा, 0.75 डी। तो यह कितना हो गया, 0.75 डी, तो 0.75 डी का मान कितना है, 500, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो आता है वह आता है 375 mm, ठीक है, 375 mm आता है, या ठीक है, या 300 mm होना चाहिए, या 300 mm जो भी न्यूनतम होता है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो पहले हमने छल्लों के बीच अंतराल इतना आया, लेकिन IS कोड के अनुसार जो प्रस्तावित किया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में 0.75 डी या 300 mm जो भी न्यूनतम होगा उसे लेना है। लेकिन न्यूनतम छल्लों के बीच का अंतराल के लिए एक और फार्मूला आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वह फार्मूला लगाएंगे स्टेप 8 में, ठीक है, स्टेप 6, 7, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे न्यूनतम कर्तन प्रबलन, ठीक है, की दृष्टि से स्टीरप्स का अंतराल, ठीक है, स्टीरप्स का अंतराल। इसके लिए जो फार्मूला होता है वह होता है S = ASV गुणे 0.87 FY अपान 0.4 B, यह फार्मूला होता है। इसके द्वारा न्यूनतम कर्तन प्रबलन की दृष्टि से हम क्या निकालते हैं, स्टीरप्स का अंतराल निकालते हैं। तो यहाँ पर ASB का मान दिया हुआ है 100.5, ठीक है, गुणे 0.87 गुणे FY का मान 230, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, 0.4 गुणे 250, यह क्या है, डी है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 201.1 mm या लगभग 200 mm हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सब में सबसे न्यूनतम जो अंतराल होगा हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 486, यहाँ पर 375, 300 और सबसे कम क्या है 200 mm, यानी कि हम क्या करेंगे 200 mm का अंतराल रखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि पूरे, अभी हम इधर लिख दे रहेंगे, लिखते हैं, अतः 8 mm
व्यास, ठीक है, 8 mm व्यास के 2 टांग वाले स्टीरप्स को पूरे धरन में 200 mm के अंतराल में लगाएंगे, ठीक है। यानी पूरे धरन में जो स्टीरप्स के बीच में जो अंतराल होगा वह कितना होगा, 200 mm होगा। तो हम इसका लास्ट में क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। तो फिगर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी पार्ट को हमें मिटाना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अंत में क्या करेंगे, आप इसको इस प्रकार से एक फिगर बना देंगे। ठीक, इस प्रकार से एक फिगर बना देंगे। फिगर बनाने से क्या होगा कि इसका जो एग्जामिनर होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक नीचे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, मेन बार, ठीक है। और इसका 22 mm फाई ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 4 नंबर ऐसे लिख देंगे, तो मतलब इसका 22 mm व्यास की 4 छड़ें प्रयोग की गई हैं। और ये ऊपर जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग बार, ठीक है। हैंगिंग बार मान लेते हैं 10 mm फाई की है, ठीक है, 10 mm फाई, यह हो गया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, स्टीरप्स लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से शो कर देते हैं। तो इसको हम इसके बीच में जो गैप है इस प्रकार से हम, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे टू लेग्ड स्टीरप्स, ठीक है। स्टीरप्स कितना व्यास है इसका, 8 mm फाई, 200 mm सेंटर टू सेंटर, ऐसे हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा यह पूरा प्रश्न है सॉल्व हो जाता है। तो अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और आपको आरसीसी में या सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप उस प्रश्न को भेज सकते हैं। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इस चैनल का सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।